हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फेज ट्रांजिशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फेज एंड फेज ट्रांजिशन क्या होता है। फेज देखिए क्या होता है। मान लो हमें कोई एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम के सभी पार्ट्स में अगर आपको कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, अगर सिस्टम के एक गिवन पार्ट में, अगर सिस्टम के एक गिवन पार्ट में या कहिए यूनिवर्स के एक गिवन पार्ट में अगर सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको यूनिफॉर्म पाए जाए तो उसको हम लोग एक फेज कहते हैं। या ये कहें कि कभी कभी इस तरह का केस बना हुआ हो, जैसे एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट में सभी जगह यूनिफॉर्म है, और जैसे ही हम इस पार्ट में आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। भले ही सेम केमिकल सब्सटेंस है, मान लो यहाँ वाटर है और यहाँ भी वाटर है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो यहाँ है यहाँ आने पर चेंज कर जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक फेज है और ये क्या है, दूसरा फेज है। जितने पार्ट्स तक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं करता है, यूनिफॉर्म रहता है, उतने ही पार्ट को एक फेज कहा जाता है और बाकी को दूसरा फेज कहा जाता है। यही डेफिनेशन भी दिया गया आपको। इट इज द पार्ट ऑफ स्पेस इन विच ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। जितना पार्ट में आप कंसिडर कर रहे हो, अगर उस पूरे पार्ट में आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको अगर यूनिफॉर्म है तो उस गिवन पार्ट को हम क्या करते हैं, एक फेज कहते हैं। और उसके अलावा जहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाए उसको दूसरा फेज कहते हैं। देयर आर 3 फेजेस, 3 तरह के फेजेस आपको होते हैं, जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 तरह के फेज आपको होते हैं। एक हमें पढ़ना है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है? जब हम when system changes from one phase to the other at the constant temperature and pressure, then phase change occurs. मान लो आपको कोई आइस है, आइस वो किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर है, उस गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर वो वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो आइस का प्रॉपर्टी से वाटर का प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है और इसीलिए एक फेज से वो दूसरे फेज में चला गया। इसको हम लोग फेज ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फेज ट्रांजिशन कहते हैं। फेज ट्रांजिशन आपको 4 तरह के पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो इसको हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड में जाता है तो इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जब लिक्विड वेपर में जाता है देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जब वेपर जब लिक्विड में आता है देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है इसको? कंडेंसेशन कहा जाता है। सॉलिड जब वेपर में जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ये सब टर्म इस चैप्टर में यूज होते रहेगा। और जब वेपर डायरेक्ट सॉलिड में आता है तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, और एक और तरह का होता है ऑलोट्रोपिक चेंजेस। ये भी आपको सिलेबस में ऑलोट्रोपिक चेंजेस, जैसे कि ग्रेफाइट है, आपको डायमंड में चेंज करता है, आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़े हुए हैं। ग्रेफाइट डायमंड में चेंज करे या डायमंड ग्रेफाइट में चेंज करे, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो या इसका उल्टा, ये भी आपका एक एग्जांपल है। और एक आपको और पढ़ना है मोनोक्लिनिक सल्फर, जब ब्रोमिक सल्फर में जाता है तो ये भी आपको एक फेज ट्रांजिशन आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप नोट करें, थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, हमारा इसी में आता है क्वेश्चन कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन क्या होगा। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन हमारा क्या होगा?
तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है, इट इज द amount of heat exchange when 1 mole of a substance changes its phase at constant temperature and pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन एंथैल्पी एक्सचेंज को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। हम इसको थोड़ा डिराइव करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक कोई सब्सटेंस है, वो आपको एक्स फेज में है, एक कोई सब्सटेंस है और वो आपको किसमें, एक्स फेज में है, ठीक है। और ये आपको बी सब्सटेंस में जाता है और ये आपको वाई फेज में, ठीक है। क्या है नहीं है उस सबसे ज्यादा फर्क नहीं, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, फेज ट्रांजिशन। तो ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं, H फाइनल माइनस H इनिशियल, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं H फाइनल यानी कि U प्लस PV फाइनल, फाइनल मतलब Y केस, माइनस U प्लस PV इनिशियल, इनिशियल का मतलब X केस। इसको लिखा जा सकता है UY माइनस UX प्लस PY VY माइनस PX VX लिख सकते हैं। पहले इसको लिख दिए फिर इसको माइनस, U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या मिल जाएगा आपको, डेल U मिल, और ये क्या मिल जाएगा आपको, PY VY माइनस PX VX मिल जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल H। ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू डेल H। ये किसके लिए वैलिड है आपको, दिस इज वैलिड फॉर ऑल फेज ट्रांजिशन। जितने भी तरह के फेज ट्रांजिशन होते हैं सबके लिए ये प्रोसेस आपको वैलिड है। जितने तरह के फेज ट्रांजिशन होते हैं सबके लिए ये आपका प्रोसेस वैलिड है, ठीक है। केवल आपको कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, और इसीलिए Py इज इक्वल टू Px इज इक्वल टू हाफ Px। तो ये क्या हो जाएगा आपको, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P, दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, P इंटू Vy माइनस Vx, ठीक है। ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हमें ये कब वैलिड होगा, व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, और इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर सीखना है इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या है। आपको मालूम है कि ये सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हुआ है,
ठीक है। तो आइडियल गैस जो होता है, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और इसीलिए जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे यानी टेम्परेचर को हम नहीं बदलेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन फॉर सॉलिड, लिक्विड और रियल गैसेस, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या रियल गैस रहे, internal energy is a function of both what? Volume and temperature. Volume and temperature. आप जब भी फेज ट्रांजिशन करोगे, सॉलिड से लिक्विड में जाओगे, लिक्विड से वेपर में जाओगे, ठीक है, या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाओगे, या फेज ट्रांजिशन करवाओगे, इन सभी केसेस में सॉलिड से लिक्विड में जाओगे, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम चेंज करेगा। लिक्विड से वॉल्यूम में जाओ, लिक्विड से वेपर में जाओगे, वॉल्यूम तो चेंज करेगा। सॉलिड से वेपर में जाओगे, वॉल्यूम तो चेंज करेगा। ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में जाओगे, वॉल्यूम तो आपको चेंज करेगा। इन सभी केसेस में वॉल्यूम आपको चेंज करेगा। तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हो, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखे। और इसीलिए जब आपको वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो डेल यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कब ट्रू है? ऑलवेज वैलिड फॉर फेज चेंज। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको फेज चेंज होता रहेगा, इंटरनल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। लोगों को अक्सर दिमाग में आ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप गैस के साथ, आइडियल गैस के साथ डीलिंग करते हो, और आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और दिमाग में बैठ जाता है कि टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, डेल यू 0 हो जाना चाहिए। नहीं, जब भी आप फेज ट्रांजिशन के केस में होंगे, जब भी आप फेज चेंज के केस में होंगे, उस समय टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको डेल यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 करना है, डेल यू का वैल्यू 0 नहीं करना रहेगा। तो एक इस बात को आप थोड़ा बारीकी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो अब हम लोग को सीखना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज होता है, वो क्यों होते हैं और कितने होते हैं। तो टॉपिक है काउज ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। काउज ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई जरूरी नहीं है, केमिकल रिएक्शन को कहलाने के लिए कम से कम एक बॉन्ड या तो टूटना चाहिए या तो बनना चाहिए, तो वो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक केमिकल बॉन्ड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने ये पढ़ भी रखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पर आपको R0 डिस्टेंस पर कहते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड का भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस नए बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। कोई जरूरी है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके जो बाउंड है उसका भी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो एटम्स आपस में जुड़े हैं वो डिफरेंट है, उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों सेम है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिफर। हम लोग तो ऐसे भी डेफिनेशन पढ़े हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जब भी चेंज करे पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। और यहाँ पर भी पहले कोई एटम किसी एक के साथ जुड़ा हुआ था और अब वही एटम प्रोडक्ट में किसी दूसरे के साथ जाकर जुड़ जाता है।
यहाँ पर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है और इसी कारण से आपको पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करता है। तो हमें पढ़ना है काउज ऑफ एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनी केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व्स पोटेंशियल एनर्जी। मैं अभी बता रहा था, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाइएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन some bonds are broken, कुछ ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक किए जाते हैं, एंड some are formed, और नए बनते हैं। और पहले वाले बॉन्ड्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है और बाद वाले बॉन्ड का पोटेंशियल एनर्जी, इसी का चेंज हो जाता है और इसी चेंज की वजह से आपको एंथैल्पी चेंज होता है रिएक्शन, which involves changing potential energy। तो ये किसी एक गिवन केमिकल रिएक्शन में सेवरल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, सेवरल बॉन्ड्स आपको फॉर्म करेंगे, और इसीलिए जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो सकता है। ठीक है, जब एक मोल कोई केमिकल सब्सटेंस एक गिवन फेज में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, तो इसमें जब एंथैल्पी चेंज होता है इसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिनोटेड बाय डेल एच आर, समटाइम इट इज आल्सो रिटन एज डेल आर एच। मैं इसको डेल एच आर लिखता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज लेकर चलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज during the chemical reaction occurring at constant temperature and pressure for a given balanced chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस्ड किया होना चाहिए with specified phases, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस लिखे होने चाहिए उनके फेजेस डिस्क्राइब होने चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वहां पर लिखा जाना चाहिए ऑफ ऑल द रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट्स। और इसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। अब आगे हमें सीखना है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ डेल एच आर। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। मान लो कोई एक रिएक्शन है, ए बी सी एंड डी। कोई एक रिएक्शन हुआ है A, B, C, D are the respective coefficients for the given balanced reaction. A, B, C, D are some components involved in the reaction। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर therefore you can write del H R। ये तो हमेशा एक ही चीज होता है, enthalpy of final and enthalpy of initial। In our case it is enthalpy of product minus enthalpy of रिएक्टेंट। क्या है हमारे केस में? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C इंटू एंथैल्पी ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ D। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ A and B into enthalpy of B हम लिख सकते हैं। C से हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपको पर मोल लिखा गया, तो पर मोल इनटू नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो टोटल एंथैल्पी आपको आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और चीज पढ़े हुए हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV। पढ़े हुए ये चीज, इसको आप यहां रख लीजिए। क्या लिखेगा? C इंटू U प्लस PV D इंटू माइनस A इंटू प्लस B इंटू लिख सकते हैं
इसमें आप एक काम करें, इंटरनल एनर्जी को आप एक साथ ले आइए, ठीक है। तो CuC DuD माइनस AuA माइनस BuB प्लस अब आप इस पूरे को बाकी टर्म को लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं, पहले लिख लेते हैं, C PCVC D PDVD माइनस A PAVA माइनस B PB VB हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये टोटल इंटरनल एनर्जी C का है, D का है, A का है और B का है, यानी डिफरेंस निकाला गया। इसको हम लोग सिंपली डेल U पूरे रिएक्शन का लिख सकते हैं। इस पूरे रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ है वो ये डिफरेंस, मैंने वो वही A लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं। और दूसरी बात, आपको ये जो केमिकल रिएक्शन कराया गया है ये कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाता है, इसलिए प्रेशर सभी जगह आपको सेम होना चाहिए। तो प्रेशर को आप सेम लेते हुए बाहर ले लीजिए, P ले लिए बाहर, तो CVC प्लस DVD माइनस AVA माइनस BVD आप लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपने क्या कह लिया, जहां पर आपने ये लिया कि P is constant for all these substances present in reaction mixture, तो हम लिख सकते हैं since reaction is occurring at constant P, ठीक है, इसीलिए therefore PA बराबर PC PB PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को आ जाता है, क्या आ जाता है, डेल HR इज इक्वल टू डेल U R प्लस P प्रेशर इंटू CVC DVD AVA BVD, ये आपको आता है। यहां पर मैं कहीं पर भी गैस वगैरह का जिक्र नहीं किया हूं और इसीलिए ये सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल chemical reaction, this is valid for all chemical reaction, ठीक है। अगर आपको गैसेस कंपोनेंट अगर इन्वॉल्व हो, if all the components are ideal gases, तो ऐसे केस में PV इज इक्वल टू LRT लिख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पर मोल लिखा गया, क्या है, पर मोल है। VA VB VC VD ये सब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मोल, एक मोल के लिए लिया गया, तब न क्या करके यहाँ पर C से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको लिखा जा सकता है वॉल्यूम पर यूनिट मोल, क्या हो जाएगा, P पे RT अपॉन
टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? आर टी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप यहां पर रख दें। डेल एच आर आपको हो जाएगा डेल एच आर इज इक्वल टू डेल यू आर प्लस पी इंटू, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए कि जब हम सभी कंपोनेंट को गैस मान ही लिए, ठीक है, तो सभी गैस के लिए मोलर वॉल्यूम तो सेम होगा, सेम टेम्परेचर की प्रेशर पर, और ये आपको बराबर हो जाएगा Vc बराबर Vd बराबर Va बराबर Vb इज इक्वल टू RT अपॉन P, और ये क्या है? मोलर वॉल्यूम। अब आपको डेल एच आर आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डेल यू आर प्लस पी इंटू सी, सभी जगह भी बराबर हो जाएगा, उसको बाहर ले लीजिए, सी प्लस डी ए माइनस बी इंटू भी बाहर ले लिए, और भी की जगह पर क्या आ जाना चाहिए? आर टी बाई ई। यहां से पी और पी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू आर प्लस सी प्लस डी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस ए माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसी को लिखा जाता है डेल एन जी आर टी। ठीक है, ये कब वैलिड है? वैलिड इन gaseous component is where del n g क्या है? C प्लस डी माइनस ए माइनस बी। किसके लिए? बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए? बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए आपको दे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग जो डेल एन जी कैलकुलेट किए थे याद है? सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट है तो उसको छोड़ दीजिए, गैस कंपोनेंट है तो उसको ले लीजिए, एकदम उसी तरह से इसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है।